15 फरवरी 2024 your board exams are going to start my dear friends. I know थोड़े से डरे हुए हो। अरे डरने की कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप एसएसटी की बात करो और 25 फरवरी 2024 की बात करो, अगर आपने ये समराइज्ड लेसन्स देख लिए और मेरे द्वारा जो अंडरलाइन किए हैं वो वर्ड्स हैं वो अगर कॉपी में लिख लिए, आई एम गारंटिंग यू विल गेट गुड मार्क्स। बस एक चीज की नीड है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और दूसरा कीवर्ड पे ध्यान होना चाहिए। तो हमारा 25 फरवरी 2025 का टारगेट है एसएसटी का पेपर 4 कराना है और उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं आज के साथ। और चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट और टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है वो क्या है बच्चा? इकोनॉमिक्स। वो क्या है? इकोनॉमिक्स। बस कॉपी लेके बैठिएगा, पेन लेके बैठिएगा, जो कीवर्ड में नोट करवा रहा हूं वो नोट करते चलिएगा। नो बकवास, सीधी बात पर हम बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर्स नेम इज डेवलपमेंट। ध्यान दीजिएगा, मैं कीवर्ड के नीचे अंडरलाइन करूंगा। आई विल अंडरलाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड, और ये वो कीवर्ड होंगे कि आप एग्जाम में कुछ लिखो ना लिखो, लेकिन वो कीवर्ड अगर आपने लिख दिया तो जो कॉपी चेकर है ना वो आपको नंबर देने में मजबूर जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट क्या होता है? व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, इसमें केवल 3 वर्ड ध्यान रखने की जरूरत है आपको, ये पूरा नहीं, वो पूरा तो आपको अपने आप आ ही जाएगा। केवल आपको 3 वर्ड ध्यान रखने की जरूरत है, और वो 3 वर्ड कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा, डेवलपमेंट में 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है ग्रोथ, दूसरा है प्रोग्रेस और तीसरा है चेंज। डेवलपमेंट का मतलब होता है जब कोई चीज ग्रो हो, जब किसी चीज में प्रोग्रेस हो और जब किसी चीज में कोई चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होता है भाई? द प्रोसेस इन विच समवन और समथिंग ग्रोज, प्रोग्रेस और चेंजेस एंड बिकम्स मोर एडवांस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन मार्क हटा दीजिएगा, सिली मिस्टेक है, ह्यूमन एरर है, कोई बात नहीं, इसको हटा दीजिएगा। जब किसी चीज में कोई ग्रो हो, प्रोग्रेस हो, चेंज हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एसएसटी में कल आपको 80 में से 40 मार्क्स आए थे, अब एग्जाम बोर्ड में आपको 75 आ गए, क्या है आपका? अरे प्रोग्रेस हुई ना, डेवलपमेंट है। कल तक हमारा भारत दूसरे देशों पे डिपेंड था क्योंकि हम गरीब थे, हमारे पास पैसा नहीं था, हम क्या हुए? चेंज हो गए, डेवलप हुए। कल तक हमारे यहाँ फॉरेस्ट वगैरह की जो तादाद थी वो बहुत कम थी, आज उस पर काम किया जा रहा है, क्या है? ग्रोथ है। ठीक है, तो यही कहलाएगा हमारा डेवलपमेंट। अब सर मैं कैसे पहचानूंगा, मतलब डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट दिखता कैसा है, डेवलपमेंट होता कैसे है? तो ध्यान दीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन आपका बन सकता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जैसे आपका शरीर है तो आपकी एक नोज है, आपके फीचर है, आपके कैरेक्टर है, आपके हेयर है, आपका कैरेक्टर है, आपके ईयर्स है, आपका कैरेक्टर है। वैसे डेवलपमेंट का अगर फेस होता तो उसमें 3 मेजर कैरेक्टर होते। वो पहला कौन सा होता? डिफरेंट पीपल मे हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेवलपमेंट की परिभाषा सबके लिए एक जैसी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, नर्मदा रिवर पर एक डैम बनाया गया, सरदार सरोवर डैम, लेकिन वो सरदार सरोवर डैम जब बनाया जा रहा था तो वहां पर आदिवासियों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। आदिवासियों ने प्रोटेस्ट इसलिए किया क्योंकि उनको पता था यहाँ पे डैम बनाने से हमारा तो कोई फायदा नहीं है। तो फायदा किसको था? फायदा था इंडस्ट्री वालों को। क्यों? क्योंकि वहां से उनको पावर जनरेशन होता, इलेक्ट्रिसिटी मिलती, उनकी इंडस्ट्री धांसू चलती। ठीक है, आदिवासियों के उनके घर हटा दिए गए, क्योंकि सरकार का कहना था कि अगर ये डैम टूट गया तो शायद आदिवासियों की लाइफ में
प्रॉब्लम आ सकती है, वो उनकी जान जा सकती है, उनके घर तहस नहस हो सकते हैं। एक के लिए वो डैम डेवलपमेंट है, दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं है। पहला कैरेक्टरिस्टिक भी तो वही बोल रहा है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट पीपल में हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। जो मेरे लिए डेवलपमेंट है वो शायद आपके लिए ना हो। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चा? डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेम पॉइंट है, थोड़ा घुमा फिरा के उसने बताया है। ठीक है, डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर, सेम चीज है। ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या कह रहा है कि भाई जो मेरे लिए मैं फ्यूचर में क्या करना चाहता हूं, या मुझे क्या चीज सेटिस्फाई करेगी, तो मुझे सेटिस्फाई करने वाली चीजें अलग हो सकती हैं, शायद दूसरे को वो चीज सेटिस्फाइड नहीं करे, है ना। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? पीपल टेंड टू लुक एट द मिक्स ऑफ गोल्स फॉर देयर डेवलपमेंट। मतलब जब भी मैं डेवलपमेंट की बात करूंगा तो डेवलपमेंट में एक चीज नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं हमारी बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो वो क्या चाहता है? मैं फिजिकली फिट भी हो जाऊं, मेंटली फिट भी हो जाऊं, साइकोलॉजी फिट भी हो जाऊं। ठीक है, मैं स्पोर्ट में भी अच्छा रहूं, मैं एजुकेशन में भी अच्छा रहूं, है ना, और डिफरेंट फील्ड्स में मैं नंबर 1 आऊं। तो व्हाट दे वांट टू कन्वे क्या करना चाहते हैं कि भाई पीपल टेंड टू लुक एट द मिक्स ऑफ गोल फॉर द डेवलपमेंट। ठीक, जैसे हिंदुस्तान की बात करता हूं, हिंदुस्तान चाहता है कि मैं इकोनॉमिक्स में भी अव्वल रहूं, स्पोर्ट्स में भी अच्छा रहूं, ठीक है, मैं आर्मी में भी अच्छा रहूं, नेवी में भी अच्छा रहूं, एयरफोर्स में भी अच्छा रहूं। तो हो क्या रहा है, मेरे डेवलपमेंट की जो परिभाषा है उसमें बहुत सारी फैक्टर्स मौजूद हैं। मैं बहुत सारी चीजें चाहता हूं, मैं बहुत सारी चीजें करना चाहता हूं। ठीक है, तो डेवलपमेंट, पीपल टेंड टू लुक एट द मिक्स ऑफ गोल फॉर देयर डेवलपमेंट। इसे एजुकेशन भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, सरकार भी अच्छी होनी चाहिए, स्वच्छता भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। मतलब डेवलपमेंट में एक फैक्टर नहीं आता, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट ये देखिए, थोड़ा सा और उसको एलिब्रेट करने के लिए, थोड़ा सा और उसको इजी करने के लिए, यार एक बात बताओ, ये वीडियो तुम देख क्यों रहे हो? चीजों को डिफिकल्ट करने के लिए कि चीजों को इजी करने के लिए? तो चीजों को इजी करके तो दे रहा हूं मेरे दोस्त। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए, ये पूरा का पूरे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ये आपके कीवर्ड्स हैं, आपसे पूछा जाएगा, बताइए व्हाट आर द डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, फॉर एनी कंट्री और फॉर एनी ह्यूमन। तो पहला क्या हो जाएगा? इनकम। भैया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सिंपल सी चीज है, सिंपल सा फैक्ट है लाइफ का। ठीक है, इनकम होनी चाहिए, पहले इनकम होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए भर भर के, वो भी। ठीक है, रिस्पेक्ट चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, कि हमें फॉर एग्जांपल सरकार अगर कुछ गलत करती है तो हम अपोज करेंगे। तो ऐसा ना हो जाए कि पुलिस वाले पीटने आ जाए, नहीं, हमारे उस अपोज का रिस्पेक्ट हो कि नहीं। अगर जनता चाहती है कि सरकार गलत है और जनता उसका अपोज कर रही है, तो गवर्नमेंट शुड रिस्पेक्ट दैट। ठीक है, तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक, तीसरा, अरे वो छोड़ो ना, आपके घर में अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोल दे तो ईगो हर्ट हो जाता है ना। रिस्पेक्ट चाहिए ना, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, बुरा मत मानना। तीसरा, अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जैसे 12th से निकलूं तो जॉब देने वाला खुद मेरे घर पर आए, बोले भैया जॉब चाहिए क्या? ठीक है, मजाक कर रहा हूं, सिंपल सी बात है कि आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। ठीक है, कि भाई मेरे पास डिग्री है, एमकॉम की है, एमए की है, बीटेक की है, बीई की है, आईटी करके आ गए लेकिन जॉब नहीं है। ठीक है, तो सरकार अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड करे, पहले अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड करे। तो कहने का मतलब क्या है, डेवलपमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इनकम भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए, अपॉर्चुनिटी भी चाहिए, क्या चाहिए उसके बाद? सेटिस्फेक्शन। जीवन में सुकून नहीं है लोगों के, क्यों नहीं है? अरे यार सब कुछ है, पैसा तो बहुत है, मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करता कोई, है ना। पैसा तो बहुत है लेकिन मैं और बढ़ना चाहता हूं तो सरकार तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर रही है। पैसा तो बहुत है, मुझे तो आजादी ही नहीं मिलती किसी चीज की। समझ में आ रहा है? डेवलपमेंट क्या है? गोल डिफरेंट मिक्स है, पूरा मिक्स है गोल्स का। ठीक है, सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल ऐसा ना हो कि करोड़ रुपया कमा लिया उसके बाद भी सेटिस्फाइड तो है नहीं। क्यों नहीं सेटिस्फाइड? हो सकता है कि जनता
जो सरकार है वो आपको और मौका नहीं दे रही है, तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो, लालच भरा हुआ है कूट कूट के अंदर, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन होना भी बहुत जरूरी है। अगर सुकून नहीं है तो कितना भी कमा लो, बंगलो, गाड़ी, सब कुछ है, लेकिन हमारे लाइफ में अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है, सो माय डियर फ्रेंड, यू आर मिसिंग द कंप्लीट डेवलपमेंट इन योर लाइफ। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। अरे यार एक बात बताओ, कोई भी वुमेन जब बाहर काम करने जाती है तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए होता है? एक बात हमेशा ध्यान रखना, वर्ल्ड में हमेशा एक चीज कॉमन रहेगी कि वुमेन के लिए कभी दुनिया नहीं बदलेगी, ठीक है। तो व्हाट शी वांट्स कि जॉब में पैसा तो मिले लेकिन एनवायरनमेंट भी अच्छा हो, वहां पर सिक्योरिटी हो, उसे डर ना लगे। वो बाहर अगर नाइट शिफ्ट भी कर रही है तो उसे डर ना लगे। बहुत सारे केसेस हमारे भारत में ऐसे हो चुके हैं जहां पर नाइट शिफ्ट में वुमेन आर कमिंग आउट एंड ब्रूटलिटी टुक प्लेस विद देम, उनके साथ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब हमारा भारत देश डेवलप नहीं है अगर ऐसा हो रहा है तो, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो डेवलपमेंट के कगार पर हम आ चुके हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चा? इक्वल ट्रीटमेंट। ऐसा ना हो कि हम जात पात पे ही लड़ते रहे, ये शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब का है, ओबीसी का है, ये जनरल का है तो उसको अलग ट्रीटमेंट दो, शेड्यूल कास्ट का तो उसको अलग ट्रीटमेंट दो। नहीं, सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट है। यूपीएससी ने अगर कोई वैकेंसी निकाली है, 10th बोर्ड का एग्जाम 25 फरवरी को सोशल का देने जा रहे हो, तो उसमें शेड्यूल कास्ट का बच्चा ही बैठा हुआ है, एसटी का ही बैठा हुआ है, ओबीसी का ही बैठा हुआ है, जनरल का ही बैठा हुआ है, मिल तो गया इक्वल ट्रीटमेंट। कहा हुआ आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? ये सारे फैक्टर्स ये आपको लिख कर आने हैं अगर अच्छे नंबर चाहिए तो। फिर क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए, ठीक है। जैसे आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम चाहिए, है ना। आप अगर सरकार को बदलना चाहते हो 5 साल बाद तो आपको फ्रीडम है, आप जाइए वोट कीजिए, सरकार को बदल दीजिए। आपको अपोज करने का फ्रीडम है, ठीक है। आपको कोई भी जॉब करने का फ्रीडम है, आपको इस भारत देश में कहीं भी इन्वेस्ट करने का फ्रीडम है, ठीक है। मतलब डेवलपमेंट है। वही अगर नॉर्थ कोरिया की बात करें, कहां फ्रीडम है, कहां फ्रीडम है? ये तो वही बात हो गई कि सोने के बहुत बड़े महल में आपको बिठा दिया लेकिन आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं है। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फ्रीडम। और बाद में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीते कैसे हैं हमारे भारत में या कहीं पर भी, अगर वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसा है कि सब कुछ बड़ा कंफर्टेबल है, मजा आ जाता है जी के, ठीक है। मेट्रो आती है मऊ से, ठीक है, इंदौर तक मस्त बैठकर आते हैं, फिर वहां से हमारी लग्जरीज बसेस आ जाती हैं, वो हमें यहां तक पहुंचा देती है, बड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है। लेकिन वही दूसरा, अरे भाई बसें ही नहीं मिलती है, बसें ही नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। हमारे यहाँ तो सड़कें ही बेहतर नहीं है, तो कहां स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है आप लोगों का, ठीक है। हमारे यहाँ तो मिडिल क्लास वहीं पर है अभी भी, हायर क्लास और हायर होते जा रहा है, और लोअर क्लास के अभी भी धज्जियां उड़ी हुई है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स, अरे केवल वीडियो देखते मत रहो, इसको नोट भी करना है, एग्जाम में फोड़ के आना है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर, उसी को एलोबरेट करना चाह रहा हूं, ठीक है। देखिएगा एग्जांपल देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग फॉर बुलेट ट्रेन फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई, ठीक है, विच इज अ डेवलपमेंट फॉर इंडिया बट नॉट फॉर द लोकल पीपल्स। ध्यान दीजिएगा, हमारी सरकार ने डिसाइड किया, हमारी मैं इधर हो रहा हूं तब तक आप इसको थोड़ा देख लिया कीजिए, है ना। हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि बुलेट ट्रेन बनाना है। क्या बनाना है? बुलेट ट्रेन। अबे बुलेट ट्रेन क्या हवा में उड़ के आएगी? कहां से चलेगी? पैसा चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जंगल काटने पड़ेंगे। यू हैव टू क्लियर द फॉरेस्ट फॉर दैट, एंड मे बी पॉसिबल so many आदिवासीज आर स्टिल लिविंग द लाइफ इन द फॉरेस्ट, एंड आदिवासी का कल्चर ही है कि वो लोग जंगलों की लाइफ बड़ी इंजॉय करते हैं। आज भी उनके लिए जो ट्रीज हैं वो भगवान के रूप में है, isn't it? कहने का मतलब है कि आप जब बुलेट ट्रेन लेकर आओगे मुंबई से अहमदाबाद तो बहुत सारे जंगल काटने पड़ेंगे। अरे डेवलपमेंट तो ये हायर क्लासेस के लिए हुआ, हमारे लिए तो हुआ ही नहीं साहब। गरीब लोगों को बुलेट ट्रेन थोड़ी चाहिए, गरीब लोगों को तो 2 वक्त का खाना अच्छा चाहिए, थोड़ी सी जॉब चाहिए, और बस फ्री एक अच्छा एनवायरमेंट चाहिए, ठीक है। वो कहां मांग रहे हैं बुलेट ट्रेन? तो क्या हुआ कि किसी के लिए डेवलपमेंट हुआ लेकिन किसी के लिए डेवलपमेंट नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अब इसमें क्या आप एग्जाम्पल लिख के आ जाना, आप एग्जाम्पल लिख, ध्यान दीजिएगा, एक हिंट दे रहा हूं सभी को। अगर आपने एग्जाम में कोई आंसर मान लीजिए आपको एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है, आप केवल उसको एग्जाम्पल लिख दीजिए। आप एग्जाम्पल लिख दीजिए, 1-2 एग्जाम्पल लिख दीजिए। आपको फुल मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, ये आपको तब करना है जब आंसर आप भूल गए हो कि लिखना क्या है, ठीक है।
एग्जाम में एग्जाम्पल लिख के आ जाइए, आपको कुछ मार्क्स तो वो दे ही देगा, लेकिन उस कंडीशन में लिखेगा जब नहीं आ रहा हो। ये नहीं कि आ भी रहा है तो हमने एग्जाम्पल लिख के काम चला लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, पीपल टेंड टू लुक एट द मिक्स ऑफ गोल्स फॉर द डेवलपमेंट। ये देखिए पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे अभी अभी वो सारे के सारे एक्सप्लेन हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए आप अपने इंदौर में, मुंबई में, जहां पर भी आप बैठे बैठे देख रहे होंगे, बंगाल में, ठीक है, क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो बढ़िया सी एक जॉब हो, ऐसी जॉब हो कि महीने की 30 तारीख को, 1 तारीख को पैसा आ जाए, खटाक से क्रेडिट हो जाए। ठीक है, फिर मैं पार्टी शार्टी करूं, थोड़ा सा दोस्तों के साथ जाऊं, घूमूं फिरूं। अभी 1 जनवरी मनाया आप लोगों ने, ठीक है, तो पैसा होता तो और एंजॉय करते। तो जॉब होनी चाहिए, सबसे पहले बढ़िया सी जॉब हो। ठीक है, दूसरा क्या चाहिए उसको? दूसरा क्या चाहिए कि भाई मुझे उसके बाद चाहिए ऐसी इनकम जिसमें सारी फैसिलिटीज मिल जाए, ठीक है, अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाए, ठीक है, और सीखने का अपॉर्चुनिटी मिले, है ना, अपॉर्चुनिटी टू लर्न। फॉर एग्जांपल ऐसी जगह जॉब कर रहे हो जहां पे सीखने का तो मौका ही नहीं मिल रहा, आगे तो बढ़ ही नहीं पा रहे हो, 20 साल पहले भी वहीं पर थे और 20 साल बाद भी वहीं पर हो, है ना। तो ऐसी चीज भी कोई नहीं चाहता। कहने का मतलब यह है कि जब आप डेवलपमेंट चाहते हो, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, आपको जॉब मिली, इनकम अच्छी चाहिए, अच्छी फैसिलिटी चाहिए, हेल्थ केयर भी चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट भी चाहिए, और आगे बढ़ने के बहुत सारे प्रमोशनल चांसेस भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बेटा। हाँ, अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहां से। अभी तक हम जो डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, तो सर बताइए किसी भी देश का डेवलपमेंट कैसे देखा जाता है? किसी भी देश का डेवलपमेंट कैसे देखा जाता है? कैसे देखा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी देश का डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू इंप्रूव द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल। कीवर्ड ये देखिए, किसी भी देश का डेवलपमेंट तभी डेवलपमेंट है जब वहां का समाज बहुत अच्छे से जिंदगी जी रहा है, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है ना। ऐसा ना हो कि 25 साल पहले भी जो लोअर क्लास में थे वो लोअर क्लास में ही है, और 25 साल बाद भी लोअर क्लास वाले और लोअर क्लास में चले गए, तो काहे का डेवलपमेंट है ना। कहने का मतलब यह है, देश का डेवलपमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल डेवलपमेंट? सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल, समाज का अच्छा हो। तो उस अच्छाई में केवल ये नहीं कि आपने ज्ञान दे दिया लोगों को, भागवत कथा करा दी, ठीक है, किसी को कुछ करा दिया, नो, पैसा आना चाहिए लोगों के पास, उनकी जेब में पैसा होना चाहिए, उनके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, उनको अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, उनको अच्छा एजुकेशन चाहिए, उनको अच्छा हेल्थ चाहिए, उनको अच्छी गवर्नमेंट चाहिए, तब जाके उसे बोलेंगे आप नेशनल डेवलपमेंट, है ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बिकॉज व्हाट गॉड सेज, व्हाट गीता सेज, कर्मा, है ना, तो कर्म करने पड़ेंगे उन सारी चीजों के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग सोशल एमिनिटीज। अब सोशल वेलफेयर, सर आपने बोल तो दिया सर सोशल वेलफेयर, लेकिन सोशल वेलफेयर में हम क्या लिखेंगे सर? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आ गया, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ सोशल वेलफेयर इन योर ओन वर्ड्स, इन योर ओन वर्ड्स। तो क्या क्या लिख सकते हो आप? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस हो गए, ट्रेन्स हो गई, एयरपोर्ट्स हो गए, एरोप्लेन्स हो गए, अच्छी बिल्डिंग्स हो गई, है ना, आने जाने का, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको आने जाने की सुविधा हो, इंपोर्ट कर पाए, एक्सपोर्ट कर पाए, ट्रेड कर पाए, देश की इकोनॉमी बढ़ पाए। तो कहने का क्या मतलब है? फैसिलिटीज, एमिनिटीज का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? फैसिलिटीज, एमिनिटीज का मतलब क्या है? फैसिलिटीज। तो पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए बढ़िया, है ना, ताकि फॉर एग्जाम्पल कोई महू से बंदा आ रहा है, अब वहां पे सड़क ही नहीं है, तो क्या आएगा वो? कोई लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, स्कूल नहीं जा पा रही, क्यों? सड़क ही नहीं है, उसके यहाँ सड़क ही नहीं है। अब वो बेचारी जैसे तैसे अपने खेत में, अपने पापा के खेत में जाती है, काम करती है, और गरीब की गरीब रह जाती है। आप समझ पा रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण भी एक इंटेलिजेंट बच्ची गरीब की गरीब रह गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए बच्चा? मेडिकल केयर, मेडिकल केयर, आयुष्मान योजना बाय गवर्नमेंट, बाय पीएम मोदी, इजंट इट? कहने का चाह रहा हूं मेडिकल केयर। अरे हेल्दी ही नहीं रहोगे, अरे हेल्थ ही नहीं है तो वेल्थ कहां से बना पाओगे, है ना, बैठे बैठे तो करोगे नहीं। ठीक है, मेडिकल केयर, जनता चाहती है कि सरकार गरीबों के लिए मुफ्त में ऐसी मेडिकल केयर फैसिलिटीज उपलब्ध करवाए। ठीक है, दे शुड प्रोवाइड द हेल्थ केयर विच शुड बी एट लोअर कॉस्ट, और वो हेल्दी रहेंगे तो वो लोग काम कर पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन,
ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होना चाहिए, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको बहुत साधन, जैसे अब इलेक्ट्रिक रिक्शा आ गया, ई रिक्शा आ गया, ये सरकार ने कोई जादू से नहीं बनाया, काफी प्लानिंग चली होगी इसके ऊपर कि हम ऐसा क्या करें कि लोगों को आने जाने में सुविधा हो जाए। और दूसरा, ई रिक्शा वाले से एक जॉब भी क्रिएट हो गई। आप समझ रहे डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। ये कोई एकाएक नहीं हो गया, ये बहुत पुरानी प्लानिंग थी कि हमारे पास अभी कोल, हमारे पास अभी एनर्जी पावर कम हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक का गाड़ियां ला सकते हैं कि भाई उतना ही हमें सऊदी अरब से या मिडिल ईस्ट कंट्री से ऑयल लेना क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, या हमें लेना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। हालांकि वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, खैर, लेकिन तभी भी कुछ ना कुछ फायदा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन भी हमारी फैसिलिटीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, अरे कम से कम पोर्टेबल वाटर तो हो, पीने लायक पानी, पीने लायक पानी। दिल्ली में जाइए, ऐशो आराम की जिंदगी है, बट स्टिल वो नहीं खरीद पा रहे हैं, जो खरीद भी नहीं पाएंगे। क्या? सेफ पोल्यूशन, ऐसे सेफ एनवायरनमेंट, ठीक है। इतना पोल्यूशन है, नोबडी वांट्स टू लिव इन दिल्ली, कोई वहां पे सेटल नहीं होना चाह रहा है। क्यों? कि कौन अपने बच्चे को रिस्क पर रखना चाहेगा, ठीक है। कहने का मतलब है वाटर, इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें भी क्या होनी चाहिए, सरकार को इस पर बात करनी चाहिए। नेक्स्ट, क्वालिटी एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एजुकेशन है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, नहीं तो फिर किस्मत है। अगर चले गए तो चले गए, कुछ कर लिया तो कर लिया। नेक्स्ट, ठीक है, कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज। बोले ठीक है सर, डेवलपमेंट का हमें थोड़ा बहुत हिस्सा तो समझ में आ गया, इतना तो हम फोड़ के आ जाएंगे, लेकिन आप बताइए कि ये कैसे डिसाइड होता है कि अमेरिका बहुत डेवलप है और इंडिया नहीं है, बांग्लादेश कम है और इंडिया ज्यादा है, श्रीलंका कम है और इंडिया ज्यादा है, पाकिस्तान कम है, इंडिया ज्यादा है, चाइना ज्यादा है, रशिया ज्यादा है, फ्रांस ज्यादा है। कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम, ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। किसी भी देश की डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए मेरे दोस्तों, इनकम को फैक्टर, इनकम को बेस माना जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इनकम को बेस माना जाएगा, ठीक है। अब यहां पर इनकम, कौन सी इनकम? भारत में जितने लोग भी पैसा कमा रहे हैं, बोले सर ये कुछ समझ में नहीं आया, जितने लोग पैसा कमा रहे हैं उसकी काउंटिंग कैसे होगी? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, फिर समझाता हूं। देखिए, एक चीज होती है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये जी मतलब गुड्स है ना, एंड सर्विसेज। तो हम क्या करते हैं, ये पूरा जितना भी चीजें सर्विसेज से प्रोवाइड होती हैं, है ना, सर्विसेज जो हम सर्विस देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रहा हूं सर्विस, आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मेरी सैलरी कितनी जा रही है, क्या हो रहा है, ये पूरा सरकार के पास ब्यौरा है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी आता है और गवर्नमेंट के पास तो रहता ही है। तो कितना पैसा सरकार के पास आया एक साल में, फॉर एग्जांपल क्योंकि जीडीपी हम एक साल में ही काउंट करते हैं, जीडीपी हम हर साल काउंट करते हैं ना, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ ईयर, ठीक है। तो सर्विसेज काउंट की, तो आपने देखा कि यार अच्छा इतना कमा रहे हैं क्या लोग। तो पूरे भारत का इनकम जानने के लिए हम जनरली जो इस्तेमाल करते हैं कि भाई कितना पैसा आ गया, तो जीडीपी का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कितना पैसा आ चुका है। नेशनल इनकम काउंट करने के बहुत सारे मेथड हैं, वो आप 11th या 12 में पढ़ेंगे, अभी मैं उस पर उतना जोर नहीं दे रहा हूं। बहुत सारे मेथड्स हैं नेशनल इनकम काउंट करने के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले पूरे भारत में जितनी इनकम कमाई जा रही है, कितनी इनकम जनरेट हुई, ठीक है, कितना पैसा भारत के पास आया, कितना फिलहाल में भारत के पास पैसा है, पहले तो उसको काउंट कर लेंगे, टोटल नेशनल इनकम, और डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन के साथ। बोले सर ये क्या है? इसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? पर कैपिटा इनकम। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, पर कैपिटा इनकम, बोले पर कैपिटा इनकम क्या सा? मान लीजिए कि 10 लोग हैं, 10 में से एक है अजय, एक है विजय, एक है सुरेश, एक है सुनील, एक है रमेश। रमेश की इनकम क्या है भाई? साल का कितना कमाता है? तो साल का वो 10 लाख कमाता है।
विजय कितना कमाता है? 9 लाख कमाता है। तीसरा कितना कमाता है? 10 करोड़ कमाता है। चौथा कितना कमाता है? 5 करोड़ कमाता है। तो ऐसे पूरे भारत का हम क्या करते हैं, एक एवरेज निकालते हैं कि यार भारत में एक एवरेज बंदा कितना कमा लेता है। मतलब हमारे भारत में एक जो बंदा है कि यार हमारे भारत देश में कोई अमेरिका में बैठा हुआ है और बोलेगा कि यार आपके देश में एक व्यक्ति मान लो कितना कमा लेता है उसकी एबिलिटी के बेस पर, तो आप बोल देंगे सर उसके लिए तो आपको पर कैपिटा इनकम निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या लगा दोगे आप? टोटल नेशनल इनकम। मान लीजिए आपके भारत की टोटल नेशनल इनकम क्या निकली? 10,000। उसको कुछ मत कीजिए, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए। टोटल पॉपुलेशन क्या है आपकी? ठीक है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 121 करोड़ की पॉपुलेशन है। यह आ गया आपका पर कैपिटा इनकम। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, है ना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्या निकली? 20,000 निकली। तो इसका मतलब यह है कि आपके देश में एक व्यक्ति 20,000 रुपए कमा ही लेता है साल के। अब अमेरिका से कंपेयर कीजिए, इसको है तो 20,000, बस एक चेंज आ गया, इसमें डॉलर लगा हुआ है, हमारे इसमें रुपीज लगा हुआ है। इतना बड़ा फर्क है, इतना बड़ा फर्क है। तो आप किसको डेवलप कंट्री मानोगे? अमेरिका को। अरे वो $20,000 कमा रहा है और 20,000 रुपए कमा रहे हैं। हमारे भारत में एक व्यक्ति 20,000 रुपए कमा लेता है, वहां पे $20,000 कमा लेता है। चाइना में $30,000 कमा लेता है। ठीक है, जापान में 30,000 येन कमा लेते हैं। हो तो क्या कंपैरिजन? तो कैसे कंपेयर करेंगे? इनकम की मदद से। और इनकम में भी आप क्या निकालेंगे बेटा? पर कैपिटा इनकम निकालेंगे। इनकम में भी आप क्या निकालेंगे? पर कैपिटा इनकम। ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ या ना? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो कैलकुलेशन था ये केवल और केवल एक बहुत ही छोटा एग्जाम्पल था। इसको आपको ओरिजिनल डेटा मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं। अब यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ पर एक क्रॉस लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब यह है कि आपको ये टोटल नेशनल इनकम नहीं बतानी है, आपको पर कैपिटा इनकम बतानी, एक की इनकम, है ना। ऐसा नहीं कि भारत तो जो है भाई 50 लाख करोड़ कमा रहा है और अमेरिका 60 लाख करोड़ कमा रहा है। नो, ये कोई सेंस नहीं हुआ। आपको क्या करना है? टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम। मतलब टोटल इनकम का इसमें इंपॉर्टेंट जो रोल है वो कम है, पर कैपिटा इनकम का ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्लासिफाइंग कंट्रीज पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया। ठीक है, और सर ये इनकम के बेस पर हम कंपेयर करेंगे, ये किसने बताया? ये मैंने नहीं बताया, सुनील सर ने नहीं बताया, ये किसने बताया है? वर्ल्ड बैंक ने बताया। किसने बताया बेटा? वर्ल्ड बैंक। एमसीक्यू में एक नंबर में आ सकता है, बताइए which world institution classify the country on the basis of income? तो आंसर क्या आ जाएगा? वर्ल्ड बैंक। आंसर क्या आ जाएगा बच्चा? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक से हमने पूछा बताओ भाई कौन सा देश ज्यादा डेवलप है? ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने बोला बताते हैं। ये देखो, रिच कंट्री वो है जो एक साल में, एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, देश की बात नहीं कर रहा हूं, एक व्यक्ति वहां पर 12,736 डॉलर कमाता है। 12,700 पर एनम, एनम मतलब साल, 12,736 पर एनम कमा रहा है। वो सारी कंट्री जहां पर इतना कमा रहा है वो रिच कंट्रीज है। लो मिडिल इनकम कंट्री कौन सी हो जाएगी? जहां पर यूएस डॉलर 1,840 कमा रहा है, वो क्या हो गई? लो मिडिल। अरे ये कीवर्ड है, इसमें ध्यान देना है बेटा, ये कीवर्ड है। ठीक है, ये रहा आपका कीवर्ड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लो मिडिल इनकम कंट्री में क्या आ जाएगा बच्चा? लो मिडिल इनकम कंट्री में क्या आ जाएगा? यूएस डॉलर 1,840, गरीब देश है। ठीक है, नेक्स्ट, लो इनकम कंट्रीज मतलब एकदम ही भाई कुछ है ही नहीं। ठीक है, गरीबी में जिंदगी जा रही है। यूएस डॉलर 1,045, पर कैपिटा इनकम पर ध्यान देना। पर कैपिटा इनकम को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, पूरे देश की इनकम आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको पर कैपिटा इनकम के बेस पर कंपैरिजन करना है, और कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, सर बहुत पैसा कर रहे हो आप तब से,
10 मिनट तो आपको पैसों पे ही बात हो गई, तो क्या पैसा ही सब कुछ है? नहीं नहीं, मैंने कब कहा भाई, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि इनकम के बेस पर हो गई है, ठीक है। एक और इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, उसके अंडर में एक इंस्टीट्यूशन आता है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का कहना है कि इनकम, सिर्फ इनकम के बेस पर किसी का डेवलपमेंट नहीं कंपेयर कर सकते, उसमें दूसरी चीजें भी आती है। देखते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है। तो इसने क्या किया, इसने एक इंडेक्स निकाला जिसका नाम क्या है बच्चा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या नाम है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की पहले डेफिनेशन देख लो, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला ये भी तो देखेगा ना क्या लिखा है, आप भाषण तो लिख कर आओगे नहीं वहां पर, ध्यान दीजिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ स्टैटिस्टिकल टूल यूज्ड टू मेजर अ कंट्री ओवरऑल अचीवमेंट। ओवरऑल अचीवमेंट, अब ओवरऑल अचीवमेंट मैंने आपको पहले भी समझाया था। ओवरऑल अचीवमेंट में केवल पैसा तो आएगा नहीं, क्या क्या आएगा वो देखेंगे अभी। सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन, देखो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इंट्यूशन है कि ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। कैसे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या क्या देखता है, सोशल एंड पॉलिटिकल देखता है, सोशल एंड इकोनॉमिकल देखता है, बोथ एंड भी देखता है, नन ऑफ द अबव। क्या आएगा, सोशल एंड इकोनॉमिकल। कि डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब समाज में भी उसको इज्जत मिले और उसके जेब में भी पैसा हो, तब जाके वो डेवलपमेंट है। ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकल से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छी पॉलिटिक्स आएगी तो इकोनॉमी अच्छी हो ही जाएगी। सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस पे काम कर रहा है, ओवरऑल अचीवमेंट इन सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन। नेक्स्ट, तो सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ कंट्री आर बेस्ड ऑन द, अब देखिए इनकम के अलावा क्या क्या होना चाहिए। हेल्थ होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए। मैं जितना बोल रहा हूं, मान लीजिए मेरे गले में ही कफ रहता है, मेरे गले में ही प्रॉब्लम रहती है, अरे मैं क्या समझाऊंगा आपको। हेल्थ ही नहीं है, टैलेंट तो है, क्वालिटी तो है भाई, समझा तो रहा हूं, लेकिन सर तो बीमार पड़े रहते हैं, हफ्ते में संडे को ठीक होते हैं बस। आ रहा है क्या समझ में? तो हेल्थ मैटर्स, हेल्थ मैटर्स। फिर उसके बाद एजुकेशन होना चाहिए, अरे एजुकेशन है तो समझा पा रहे हैं, एजुकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट, एंड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनके जीने का तरीका, है ना। ऐसा नहीं स्ट्रगलिंग 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 और स्ट्रगलिंग, है ना। कंफर्ट लाइफ जी रहे हैं, कंफर्ट लाइफ जब आप जीते हो तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको सब कुछ आसान लगने लगता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ होना चाहिए, स्टैंडर्ड लिविंग होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं केवल 3 चीजें हैं, नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के और भी पैरामीटर्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या देखता है बच्चा, सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन देखता है, हेल्थ होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, स्टैंडर्ड लिविंग होना चाहिए। ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं 1 नंबर में या 3 नंबर में, ध्यान दीजिएगा। एवरी ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन चुका है, एवरी ईयर। हो सकता है ये भी क्वेश्चन बन जाए कि यार ये एवरी ईयर करते हैं कि हर 5 साल में करते हैं कि हर 10 साल में करते हैं कि 50 साल में करते हैं। तो बेटा कब करते हैं, हर साल करते हैं, हर साल करते हैं, अपनी एनुअल रिपोर्ट में ये लोग बताते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंपेयर किया है। जैसे हमने 3 स्टेट्स लिए हैं, ठीक है। डेटा पुराना है या नया ये नहीं देखना है, ये देखना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कंपेयर कैसे किया जाता है। यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किन किन फैक्टर्स पे बेस्ड होता है। जैसे देखो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हेल्थ भी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है, एजुकेशन भी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी है, बताऊंगा अभी क्या होता है। दूसरा लिटरेसी रेट और तीसरा नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो, अब देखिएगा सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा चार्ट मैं डिस्क्राइब करूं उससे पहले इनकी डेफिनेशन देख ले। क्या होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है जब कोई बच्चा 1 साल का भी नहीं हुआ और उसकी डेथ हो गई। वो बच्चा 1 साल का भी नहीं हुआ और क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई। और हमने जब साल भर की रिपोर्ट निकाली तो 1000 में से 30 बच्चे तो इसी कारण मर गए, क्यों 1 साल का भी नहीं हुआ तो उसकी डेथ हो गई। क्या बोलेंगे? अब आपसे पूछेगा क्या रेट से आपके यहां बच्चों की मौत हुई है, तो आप बोलेंगे 30। क्या बोलेंगे आप? 30। मतलब 1000 में से हमारे यहां अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से 30 बच्चों की मौत हो जाती है, ठीक है। दूसरा है लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग, जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अप्रोक्स 75% लिटरेसी रेट है, ठीक है। लिटरेसी रेट
सिंपल है, बहुत सिंपल है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, और नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक है। किसी आपके देश में इतने बच्चे हैं जिनको स्कूल जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जाते कितने हैं, तो आपने देख लिया भैया, अटेंडेंस तो बहुत कम है बच्चों की, बच्चे स्कूल ही नहीं जाते, तो आपने वो भी देख लिया। तो इससे सरकार क्या करती होगी, सरकार फ्यूचर प्रेडिक्शन लगा लेती है कि हमारे यहाँ आने वाले सालों में कितना एजुकेशन बढ़ सकता है, कितना लिटरेसी रेट हो सकता है, एजुकेशन पॉलिसी में क्या चेंज होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बच्चों को कैसे हम बुलाएं स्कूल, जैसे मिड डे मील स्कीम की थी वो इसीलिए की थी, क्या 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 बढ़ पाए, नेट अटेंडेंस रेशियो बढ़ पाए, ठीक है। अब थोड़ा कंपेयर करते हैं, हरियाणा का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है बेटा, 36। कुछ नया पुराना डेटा आ सकता है, वो भी आप देख लीजिएगा एक बार बुक से, ठीक है, 36। केरल का कितना है बेटा, 12। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, 3 गुना हरियाणा में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है केरल के, है ना, 12 3 36 और केरल में 12 है। तो कारण क्या है, कारण ये है बेटा, केरल में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम इसलिए है क्योंकि यहां पर हेल्थ पर ध्यान दिया जा रहा है। यहां पर हम किस पे ध्यान दे रहे हैं, हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं बच्चों की। हरियाणा में वो ध्यान नहीं दिया जाता। बिहार तो उससे भी ज्यादा डाउन है, कोई बिहार का हो तो सॉरी बट दिस इज ट्रू, ठीक है। एंड एज अ फैकल्टी इट्स माय, है ना, आई एम कॉम्पेल टू पुट द रियल डेटा इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बिहार का 42 है, केरल का 12 है और हरियाणा का 36 है। बताओ कहां पर डेवलपमेंट नहीं है, बिहार में नहीं है। आ जाइए लिटरेसी रेट पर, हरियाणा में 82% लोग पढ़े लिखे हैं, केरल में 94% है, बिहार में 62 है। आप कंपेयर कर सकते हैं, यू आर वेल 10th क्लास बोर्ड एस्पिरेंट्स, ठीक है। 61 नेट अटेंडेंस रेशियो हरियाणा में, केरल में 83 है और बिहार में 43 है। अब आप कॉमन सेंस लगा लीजिए, कौन सा ज्यादा डेवलप्ड देश है, केरल। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग सबसे टॉप पर स्टेट कौन सा चल रहा है, केरल चल रहा है, केरल जिसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। नेक्स्ट, ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन से मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं आप लोग कीवर्ड लिख लीजिएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई, बहुत इंपॉर्टेंट, डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। अब आप बोलोगे सर 1000 ही क्यों लिया जाता है यार, जैसा आपका परसेंटेज निकालने के लिए 100 लिया जाता है वैसे यहाँ पे 1000 लिया जाता है, ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जब आप स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बन जाओगे ना सेंट्रल गवर्नमेंट में, तब आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लिटरेसी रेट, हाँ सर एक बात बताइए, लिटरेसी रेट जानेंगे कैसे हम, तो ध्यान दीजिएगा, 7 साल या 7 साल से ऊपर के बच्चे को किसी भी भाषा में पढ़ना और लिखना आता है तो लिटरेट कहलाता है। 7 साल या 7 साल से ऊपर के बच्चे को अगर पढ़ना और लिखना किसी भी भाषा में, आसामीज, बंगाली, मराठी, तेलुगु, कहना कन्नड़, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी भाषा में आता है तो बच्चा क्या कहलाएगा बेटा, लिटरेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लिटरेट कहलाएगा, ठीक है। ये देखिए 7 एंड अबव एज ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट, नेट अटेंडेंस रेशियो, कितने बच्चे अटेंडेंस, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए 14 और 15 14 और 15 साल के बच्चों का ही अपन डेटा निकालेंगे, ये नहीं कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट का निकाल दिया, ऐसे तो 0 आएगा नेट अटेंडेंस रेशियो कभी भी, है ना, क्योंकि कोई होता ही नहीं वहां पर टीचर के अलावा, ठीक है। 14 एंड 15 ईयर्स का ध्यान रखना है बेटा अपने को, ठीक है। 14 एंड 15 ईयर्स, इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। सर क्या मतलब हुआ इसका, मेरे देश में 14 और 15 साल के बच्चे 100 हैं, कितने हैं 100, 20 स्कूल जा रहे हैं बस। बताइए आपका नेट अटेंडेंस रेशियो खराब है कि अच्छा है, बिल्कुल खराब है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कहना है कि भैया बच्चों का न्यूट्रिशन भी इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा ना हो कि वो 14 साल का बच्चा हो और उसका वजन केवल 20 किलो का हो, मतलब खतरे की घंटी है। आने वाले सालों में उसके पेरेंट्स कभी ना कभी परेशान हो सकते हैं, तो बीएमआई भी देखा जाता है। अब बीएमआई क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बॉडी मास इंडेक्स, इसमें यह देखा जाएगा कि एक एज में आने के बाद उसका जितना वजन होना चाहिए उसके हाइट के अकॉर्डिंग
उसकी एज के अकॉर्डिंग वो है भी कि नहीं, अगर नहीं है तो चिंता की बात है, ठीक है। वन वे टू फाइंड आउट इफ एडल्ट्स आर अंडर नॉरिश्ड, अंडर नॉरिश्ड मतलब न्यूट्रिशन नहीं है उतना ज्यादा, उसके पास जो है उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसके ऑर्गन्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसका बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हुआ, इज टू कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स, डिवाइड द वेट ऑफ अ पर्सन इन द केजी बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स। सर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल आप में से जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं, मान लीजिए आपको बीएमआई निकालना है तो निकाल लीजिए मेरे साथ ही कॉपी में। कैसे निकालेंगे? आपका वेट मान लीजिए 50 केजी है, बेटा पाउंड में मत निकाल देना है ना, 50 केजी डिवाइड कर लेंगे किससे बच्चा? आपकी हाइट, मान लीजिए आपकी हाइट कितनी है 1.67 मीटर्स, लेकिन इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। सर अब मैं नॉरिश्ड हूं कि अंडर नॉरिश्ड हूं कैसे पता करूंगा? ध्यान दीजिएगा, अगर आपका 18 से कम आ गया है ना, 18 से अगर कम आ गया तो समझ लेना खतरे की घंटी है, अंडर नॉरिश्ड हो। 18 to 19 है ना, 18 to 19, 19 से 24 तक है, ठीक है, तो समझ लेना आप हेल्दी हो। और 25 अगर आ गया तो समझ लेना आप ओबेसिटी के शिकार हो चुके हो। यू आर सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, मोटापा हो चुका है आपको, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। कैसे निकालेंगे? वेट अपॉन हाइट हाइट किस में होनी चाहिए आपकी? स्क्वायर में होनी चाहिए, वो भी मीटर्स में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये चीजें हैं। नेक्स्ट, इफ दिस फिगर इज लेस देन 18.5, फिर ये देख ले, ये दे रखा है यहाँ पर है ना 18.5, देन द पर्सन वुड बी कंसिडर्ड एज अंडर नॉरिश्ड। इफ द बीएमआई इज मोर देन 25, देन पर्सन इज ओवरवेट। प्लीज चेक योर बीएमआई टुडे ओनली, प्लीज चेक योर बीएमआई टुडे ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने बताया था आपको सॉरी मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में और कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं और कौन कौन से पैरामीटर हो सकते हैं। तो ये लंबी लाइन लगी हुई है। पहला है आपके पास लिटरेसी रेट, दूसरा है आपके पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तीसरा है आपके पास शुद्ध पानी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बॉडी मास इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हाँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैटर करता है कि इस देश में कितना एवरेज जिया जाता है। हमारे देश में तकरीबन 60 साल तक तो जी लेते हैं, एवरेज निकाल के बता रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद है हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है। ये बिल्कुल ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, मैंने वही पॉइंट रखे हैं जो आप आसानी से याद कर सकते हो। मैंने इसमें कोई भी कचरा नहीं रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज यूज्ड द क्राइटेरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ, ये मैं आपको बता चुका हूं बहुत अच्छे से। लेकिन अब जो HDI है इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ऐसे कौन से मेन फैक्टर्स हैं जो उसको रखता है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो हम डेवलपमेंट को जानने के लिए रखते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो वो रखता है। तो पहला कौन सा हो जाएगा बेटा? पर कैपिटा इनकम। कौन सा हो जाएगा? पर कैपिटा इनकम। मैं आपको बता चुका हूं, व्हेन द टोटल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन वी कहते हैं पर कैपिटा इनकम। सेकंड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, है ना, कितने आपके देश में 100 लोग हैं, 100 लोग में से तकरीबन 60 ऐसे लोग हैं जो 60 साल की उम्र तक जिएंगे, है ना, वो जिएंगे, तो उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हेल्थ स्टेटस, बता ही चुका हूं मैं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लिटरेसी रेट, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक के लिए ये सारी चीजें मायने नहीं रखती, उनके लिए क्या मायने रखता है? इनकम मायने रखता है। अरे जब नाम ही वर्ल्ड बैंक है, जब उसका नाम ही वर्ल्ड बैंक है, वो तो पैसा ही देखेगा ना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, पब्लिक फैसिलिटीज, ठीक है। ये सारी चीजें वो लोग चाहते हैं, वाटर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हेल्थ केयर होनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सैनिटाइजेशन होना चाहिए, है ना, मतलब स्वच्छता होनी चाहिए, है ना। कचरा वाले वो गाड़ी आती है आजकल, ठीक है, यू ऑल नो दैट, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट? सिंपल सा मतलब ये है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का कि आप रिसोर्सेज का ऐसा इस्तेमाल कर रहे हो कि फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम ना हो, बैलेंस्ड। ऐसा नहीं है 10 पेड़ काट लिए और एक भी पेड़ नहीं लगाया,
खत्म, नो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर मेरी सिंपल भाषा में आप सुनो तो बैलेंस डेवलपमेंट का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंस डेवलपमेंट। अगर आप सड़क चौड़ी करने के लिए कुछ पेड़ काट भी रहे हो तो फिर 50 पेड़ लगा के भी आ जाओ कहीं और पर, क्या हो जाएगा वो? सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। एज मोर एंड मोर डेवलपमेंट हैपेंस, मोर एंड मोर रिसोर्सेज गेट यूज्ड अप, है ना, बहुत सारे रिसोर्सेज हम यूज करते हैं, ठीक है। द रिसोर्सेज यूज फॉर डेवलपमेंट मे बी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। चलो, दो प्रकार के रिसोर्सेज हम खत्म कर सकते हैं, या तो रिन्यूएबल है या तो नॉन रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल मतलब जल्दी बन जाएगा, नॉन रिन्यूएबल मतलब जल्दी नहीं बनेगा। एग्जांपल लेते हैं वाटर। वाटर आपने इस्तेमाल किया, गंदा कर दिया, उसको रिसाइकल कर सकते हैं। बहुत सारी मशीन ऐसे आ चुकी है, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स बन चुके हैं। आपने कचरा फेंक दिया, उस कचरे का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, उसमें से गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वी हैव लिमिटेड स्टॉक्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट आर लॉस्ट फॉरएवर वंस यूज्ड। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो हमको कम से कम करना चाहिए। ये बनते तो हैं, लेकिन ये तब बनेंगे, एक बार इस्तेमाल करने के बाद तब बनेंगे जब आपका 8वां जन्म चल रहा होगा, ठीक है। 1000 साल में बनते हैं, कोल हो, पेट्रोलियम हो, तो यू आर सपोज टू यूज इट इन अ लेस मैनर। नेक्स्ट, यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक ग्राउंड वाटर फास्टर देन व्हाट नेचर कैन रिस्टोर कैन लीड टू द स्कैरसिटी। सब क्या बोरवेल होगी। अब बोरवेल से होता क्या है कि जितना पानी हमको यूज करना होता है हम खींच लेते हैं। अब इससे होता है कि जिसका बोरवेल नहीं है, उसका सरकारी नल है, पानी वहां तक पहुंच ही नहीं पाता या पानी की समस्या वहां पर आती है, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल भी ज्यादा नहीं करना है हमको, नहीं तो क्या हो जाएगा, अरे भैया बैलेंस नहीं बन पाएगा ना। जितना ग्राउंड वाटर है, मतलब उस रॉक में जितना पानी है, उस परमेबल रॉक में जितना पानी है, उस पानी का कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, तो ऐसा भी नहीं करना है। इसका मतलब आप बैलेंस डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, कुछ लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ लोगों को मिल ही नहीं रहा, ठीक है। जैसे ये वही बात हो गई कि रेगिस्तान में कुछ लोग तो शावर में नहा रहे हैं, है ना, 4-5 बाल्टी 10 बाल्टी यूज कर ली शावर में, पता ही नहीं चला, और कुछ लोग नहीं रहे क्योंकि पानी ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, sustainable development means the development which does not harm the environment and the recent development does not overlook the needs and requirement of the future generation, ठीक है। मतलब ओवरलुक नहीं करना है कि ठीक है यार मैं तो धड़ल्ले के साथ इस्तेमाल करूंगा रिसोर्सेज को, चाहे जो हो, फ्यूचर का जो हो, ठीक है। ऐसा ना हो जाए कि आप गाड़ियों में इतना पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हो कि कल आपके बच्चे को साइकिल की दुकान खोलनी पड़े, है ना, क्योंकि गाड़ियां चलेंगी ही नहीं, क्योंकि पेट्रोल होगा ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये डेफिनेशन हम लिख कर आएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद डेवलपमेंट व्हिच डज नॉट हार्म द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट को क्या नहीं करता बेटा, हार्म नहीं करता, और फ्यूचर जनरेशन को यूज करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें मिल जाती है, ठीक है। मोर एफिशिएंट यूज ऑफ आवर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट वुड इन्वॉल्व, क्या क्या हो जाएगा इसमें, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ आवर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। सस्टेनेबल रखना है, अगर डेवलपमेंट को बैलेंस रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, you have to use the resources in a proper manner. You have to use the resource in a proper manner, finding fresh reserves of resources. आपको कोई नया तरीका आजमाना पड़ेगा। सर कैसे सर? अरे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर लो, न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर लो, यू कैन यूज, ठीक है, जिसको हम फिर से बना सकते हैं। सूरज कभी खत्म होगा नहीं, होगा 4 अरब साल बाद, तब तक तो आप सोलर एनर्जी बना ही सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, एंड कमिंग अप विद इनोवेटिव आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी टू यूज न्यू रिसोर्स इन प्लेस ऑफ कन्वेंशनल। जैसे कोल का इस्तेमाल किया जा रहा था, थर्मल एनर्जी, और उससे ही हमारे यहाँ 75% इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही थी। तो हमारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने क्या तरीका निकाला, सोलर एनर्जी निकाली, विंड एनर्जी निकाली, न्यूक्लियर एनर्जी निकाली, है ना, CNG निकाला, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस निकाला, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार निकाली, ठीक है। तो ये थोड़े तरीके हमको लाने पड़ेंगे if we really want the balanced development। क्या मेरी बात आप तक पहुंची? अगर पहुंची है तो ये आपको कमेंट में लिखना जरूर है। देखो, my aim is to convey the correct content to you, और चीजों को इजी करना मेरा एम है, चीजों को इजी करना मेरे एम है। तो आप लिख सकते हो कि सर ये चीज समझ में नहीं, ये आ गई, या सर आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऑलवेज वेलकम, योर आइडियाज विल बी वेलकम्ड ऑलवेज, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। इसका मतलब ये है कि जो सम एंड सब्सटेंस चैप्टर का निकला, वो क्या क्या निकला बेटा, वो ये निकला कि सबसे पहले तो हमें डेवलपमेंट का मतलब समझना है। डेवलपमेंट क्या होता है, तो ग्रोथ,
प्रोग्रेस और चेंज होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बताई दी मैंने 3 कि सबका डेवलपमेंट का डेफिनेशन एक जैसा नहीं होता, मिक्स ऑफ गोल्स होते हैं, ठीक है, मिक्स ऑफ गोल्स होते हैं, मिक्स गोल्स होते हैं। तीसरा क्या निकला बेटा, तीसरा क्या निकला कि इनकम, हम इनकम के बेस पर कंपेयर करते हैं, इनकम के बेस पर कंपेयर करते हैं। और बेसिकली कौन कंपेयर करता है बेटा, वर्ल्ड बैंक कंपेयर करता है इनकम के बेस पर। और चौथा HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये कौन करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। That was me, Sunil Hatekar from the Resonance family. We'll meet once again with the next chapter that will be Nationalism in Europe. कॉपी लेके जरूर बैठना और जो आज पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।